हिंद विद्यार्थियों, आज हम संधि पाठ के अंतर्गत व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्वर संधि के भेदों के बारे में जानकारी दी थी, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि, अब बात आती है कि व्यंजन संधि कहते किसे। हम लोगों ने जो है वो सब वर्ण विचार पाठ के अंतर्गत व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि व्यंजन कितने होते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि हिंदी वर्णमाला में जो है वो 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तो इन व्यंजनों के ही बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। सबसे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा की बात करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा, अब आप देखिए कि व्यंजन संधि, व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। और इन 33 व्यंजनों को ही लेकर के हमारी जो है ये व्यंजन संधि का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? आप इस परिभाषा को देखिए कि जब व्यंजन वर्ण के आगे स्वर या व्यंजन वर्ण आ जाता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, विकार कह लो या परिवर्तन कह लो, उससे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि, ये जब हम यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं तो हमें उसे शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रहे इस बातों को भी। तो उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं या कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी व्यंजन वर्ण के आगे जब स्वर वर्ण आ जाता है या व्यंजन वर्ण आ जाता है, व्यंजन के आगे पहला वर्ण कौन सा होगा? व्यंजन वर्ण होगा। तो व्यंजन वर्ण के आगे जब स्वर या व्यंजन वर्ण आ जाता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उससे जो परिवर्तन होता है, वही हमारी क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। उदाहरण है यहाँ पर, अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरणों के माध्यम से ही हम संधियों को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जिस प्रकार से एक विषय है हमारा, तो कंप्यूटर थ्योरेटिकल नहीं सीखा जा सकता है, उसको हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। उसी प्रकार से हिंदी भाषा में या हिंदी विषय के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा व्यंजन संधि या संधि नामक जो पाठ है, उसको हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, यानी उसको हम शब्दों के उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे। उसको हम पढ़ के नहीं सीख सकते ज़्यादा, उसको हम करके सीखेंगे। अब यहाँ पर हमने एक उदाहरण दिया, मैंने यहाँ पर लिखा जगत। क्या उदाहरण लिखा मैंने? जगत धन ईश। तो जगत धन ईश में त, यहाँ पर क्या है? पहले शब्द का पहला वर्ण, आखिरी वर्ण कौन सा है? ता है। और यहाँ पर जो है ईश है, यहाँ पर क्या है? ई है। तो इन दोनों के मेल से यहाँ पर परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? जगदीश। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? जगदीश। अब आप देखिए कि यहाँ पर तो ता लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे गा लिखा हुआ है। ये कैसे गा हो गया? कैसे हो गया? जगत होना, ता होना चाहिए था जगदीश। ता की जगह पर क्या हो गया? गा की जगह तो गाई है, ठीक है, लेकिन ता की जगह पर द वर्ण आ गया है।
कैसे हुआ ये वर्ण, ता की जगह पे दा कैसे हो गया, ये हम व्यंजन संधि के नियमों के अंतर्गत सीखेंगे अभी। ये तो था हमारा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारा है सम धन सार। अब आप देखिए कि सम धन सार एक उदाहरण है। यहाँ पे म वर्ण है, यानी म हमारा व्यंजन के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है सा है। सा का मतलब आ की ध्वनि आ रही है। तो आप देखिए कि समधन सार का मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। ऐसे ही हम तीसरा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं सत धन मार्ग। अब आप देखिए कि सत धन है, सत त की ध्वनि आ रही, अर्थात ता हमारा यहाँ पर व्यंजन है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद हमारा आ उदाहरण माँ आ की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ हो जाएगा सन्मार्ग। क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। अब आप ये जो ना परिवर्तन हो गया, ता की जगह ना आ गया, ये कैसे आया? ये जो है व्यंजन संधि के नियमों के अंतर्गत आएगा। हम जो है व्यंजन संधि के अब हम नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत जो पहला नियम आता है वह आता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में उसी के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। अब आपको पता है कि हमारे जो है कितने वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। स्वर के यानी जो स्वर हैं वो कितने हैं? 11 स्वर हैं। और व्यंजन स्वर, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के जो है वो 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजन के वर्गों के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमने लिखा है कि वर्ग। अब किसके वर्ग? स्पर्श व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? व्यंजन संधि के अंतर्गत का पहले नियम के अनुसार आएंगे। कैसे आएंगे? हमारे पास जो है कवर्ग, चा, का, चा, टा, का और पा। हमारे पास जो है ये चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग और पवर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हो गए। अब वो कह रहे हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का यानी इस का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। कैसे? अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको जानेंगे। हमने यहाँ पर अगर लिख दिया दिक, हमने क्या लिखा? दिक धन अंबर। हम यहाँ पर एक वर्ण शब्द लिख रहे हैं दिक धन अंबर, जो ये का है। तो जब हम इसमें संधि शब्द इसका बनाएंगे, ये अभी संधि विच्छेद है, जब हम इसको संधि शब्द के रूप में परिवर्तित करेंगे तो जो ये का है ये इस कवर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात क ख ग। तो ये जो क है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे लिखा जाएगा दिगंबर। क्या लिखा जाएगा? दिगंबर। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिख देंगे हम। दूसरे नंबर पे है हमारा चवर्ग। अब देखिए चवर्ग में हम यहाँ पर एक शब्द लिख रहे हैं अच। क्या लिखा हमने? अच धन अंत। अब आप देखिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं अच धन अंत। यहाँ पे चा का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, च छ ज, अर्थात चा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ज में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कहलाएगा अजंत। क्या कहलाएगा? ये अजंत शब्द बन जाएगा ये। ठीक है, इसी प्रकार से टवर्ग। अब आप देखिए कि ट क्या है? टवर्ग में हमने एक उदाहरण लिया सट। हमने क्या उदाहरण लिया? सट धन आनंद। हम यहाँ पर लिख रहे हैं सट धन आनंद। सट ट वर्ग का उसी के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, अर्थात ट ठ ड। अब आप देखिए तो टा किस में बदल गया? ड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सडानंद। ये यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये जो आ वर्ण है यहाँ पर ये मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ये जो टा है वो ड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर
पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है हमें। देखो कि यहाँ पर तवर्ग है। अब तवर्ग जो है वो कैसे, तवर्ग के ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा जगत, क्या लिखा मैंने, जगत धन आनंद, जगत धन आनंद। अब आप देखें कि जगत, यहाँ पे तवर्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ता आया, तो तीसरे वर्ण में हम परिवर्तित कैसे करेंगे, त थ द, इसमें आएगा द में, तो यहाँ पर जगदानंद हो जाएगा। क्या होगा, जगदानंद, जगदानंद। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, जगदानंद यानी जगत का आनंद। अब यहाँ पे पवर्ग की बात आ रही है, हम यहाँ पर लिख देते हैं अप धन ज। अब आप देखिए कि अप प, यहाँ पे प वर्ण आया है तो प फ ब, ये किसमें बदल जाएगा, बा में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अब्ज। क्या हो जाएगा, अब्ज। यहाँ पे अब्ज शब्द आ जाएगा। अब हम व्यंजन संधि के अंतर्गत दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। दूसरा नियम क्या है कि पहले वर्ण का वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदल जाना। किस वर्ण में बदल जाना, पांचवें वर्ण में बदल जाना। ठीक है, अब कैसे बदल जाना हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पर उदाहरण मैंने आपको दिया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं वांग, हम क्या लिखे, वाक, सब पहले शब्द हमने लिखा वाक धन मय, हम यहाँ पर ये शब्द लिख रहे हैं, ये हमारा संधि विच्छेद शब्द है। यहाँ पे कवर का पहला का वर्ण है, लेकिन हम कह रहे हैं संधि नियम के अनुसार कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदल जाना, परिवर्तन हो जाना उसका। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस प्रकार से बदल जाएगा, वांगमय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वांगमय। क्या शब्द आ जाएगा यहाँ पे, वांगमय शब्द आ जाएगा। ठीक है, अब हम संधि के जो है वो इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे मतलब हमारे उदाहरण हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जिनको हम अपने किताबों में जब हम हिंदी भाषा की किताब पढ़ते हैं तो उस समय हमें ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए शब्दों को, ताकि हमें पता हो कि किस वर्ण में, किस शब्द में और किन वर्णों का प्रयोग किया गया है, और जब उस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी मैं दे देती हूँ आपको। हमने यहाँ पर लिखा सत धन मार्ग। अब आप देखिए कि पहले भी मैं आपको ये उदाहरण दी थी शुरुआत में, सत ता वर्ण का जो है यानी तवर्ग का जो है पहला वर्ण है और इसका जो है पांचवें वर्ण में बदल जाना, तो त थ द ध न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ता जो है वो ना में बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सन्मार्ग। क्या हो जाएगा, सन्मार्ग शब्द बन जाएगा और यही इसका परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हमने अभी ये दो नियम पढ़े। अब हम व्यंजन संधि के अंतर्गत तीसरा नियम पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब व्यंजन संधि के अंतर्गत जो है इसके नियमों के अंतर्गत तीसरा जो नियम है वह नियम क्या है, त वर्ण से संबंधित नियम। त वर्ण से संबंधित नियम बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैं मुख्य 4 नियमों इसके अंतर्गत जो 4 नियम है उसके अंतर्गत बताऊंगी। नंबर 1 पे है कि त वर्ण के बाद यदि च वर्ण आ जाता है तो अथवा छ वर्ण हो जा अथवा छ आता है, यहाँ पर आता है नियम आता है, तो वह क्या हो जाता है, वह जो है तो वह क्या हो जाता है, चा हो जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझाती हूँ कि जब ता वर्ण के बाद यदि चा अथवा छा आता है तो वह चा हो जाता है, तो ता जो है किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। ठीक है, उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ कि
उदाहरण के माध्यम से ही हम इनको समझ पाएंगे। हम यहाँ पर एक शब्द लिख रहे हैं उत धन चारण। अब आप देखिए कि अभी हमने क्या कहा कि उत त वर्ण के बाद अगर चा आएगा तो किस में बदल जाएगा, वो जो है चा में ही बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, हम इसका संधि शब्द बनाएंगे तो ये होगा उच्चारण। क्या होगा ये, उच्चारण। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि जब ता वर्ण ता के बाद जो है वो जा अथवा झा हो तो वो क्या होता है, ता का जा हो जाता है। जो ता वर्ण है हमारा वो किस में बदल जाएगा, वो जा वर्ण में बदल जाएगा। कैसे, उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे सत धन जन। यहाँ पर हमने क्या लिखा, सत धन जन। तो सत ता वर्ण का जा वर्ण, जा के साथ उसके बाद जा आया तो ता जो है किस में बदल जाएगा, आधे जा में ही बदल जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पर हलंत लगा हुआ है तो वो आधे जा में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सज्जन। क्या होगा, सज्जन शब्द होगा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। हम कह रहे हैं यहाँ पे उत धन ज्वल। क्या कह रहे हैं हम, उत धन ज्वल। अब आप देखिए कि उत धन ज्वल के बाद क्या होगा, जा ता के बाद जा ही आया तब भी वो जा में ही परिवर्तित होगा। तो ये जो संधि विच्छेद शब्द है इसका जब हम संधि शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या होगा, उज्ज्वल। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये त संबंधी नियम अभी हम जानकारी ले रहे हैं। नंबर 3 पे है कि जब ता के बाद श हो तो ता का चा और श का छ में बदल जाना। चा जो है ता का चा में बदल जाना और शा का जो है छा में बदल जाना, यानी श का छ हो जाता है। फिर अब कैसे हो जाता है, उदाहरण यहाँ पर दे रही हूँ मैं आपको। उदाहरण में हम समझेंगे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं उत धन शिष्ट। हमने क्या कहा, उत धन शिष्ट। अब ये जो त के बाद श आया तो किस में बदलेगा, छ में बदलेगा, छ। ठीक है। कैसे, क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। क्या हो जाएगा शब्द, उच्छिष्ट। ये शब्द ऐसे बदल जाएगा फिर। और इसके अलावा मैं एक और आपको उदाहरण दे रही हूँ। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे उत धन श्वास। अब आप देखिए उत धन श्वास, हमने कहा था कि ता के बाद अगर श आ जाएगा तो छा में बदल जाएगा और अगर ता के बाद ता का चा में बदल जाना। यहाँ पर आप देखिए कि ता के बाद अगर श शब्द आया तो वो किस में बदला, चा में बदल गया। ठीक है। और अगर चा के बाद श आया तो श आएगा चा के बाद, ता के बाद, तो वो किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो शब्द होगा वो होगा उच्छ्वास। क्या होगा, उच्छ्वास, उच्छ्वास। अब पहले संधि शब्द के उद्देश्यों में मैंने कहा था आपको कि हम जो है इस संधि पाठ से क्या सीखेंगे, शब्दों को उच्चारण करना कैसे होता है वो भी हम सीखेंगे, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। अब अंतिम जो ता वर्ण की बात हम यहाँ पर दे रहे हैं कि जब ता के पश्चात अर्थात ता के बाद ह वर्ण आता है तो ता का दा में बदल जाना। ता वर्ण का किस में बदल जाना, द वर्ण का बदल जाना। और अगर ता के बाद ह होता है तो वो ह का किस में बदल जाना, ध वर्ण में बदल जाना। अब आप देखिए कि यहाँ पर मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। यहाँ पर नंबर 1 पे उदाहरण दिया मैंने आपको, उत धन हार। क्या दिया, उत धन हार। अब आप देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि ता के बाद अगर हा होता है, ता के पश्चात अगर हा होता है तो ता किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द होगा हमारा वो होगा उद्धार। क्या होगा, उद्धार शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण है हमारा, हम कह रहे हैं यहाँ पे पद। हमने क्या कहा, पद धन
हति, ये हमारा संधि विच्छेद शब्द है। द के बाद क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि द आ गया तो ह आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये पद्धति, क्या शब्द हो जाएगा, पद्धति शब्द आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कि द और ह का ध में बदल जाना, हा शब्द का किस में बदल जाना, ध में बदल जाना। ये देखिए यहाँ पे ध शब्द में परिवर्तित हो गया। तो ये तो थे कि व्यंजन संधि के तीसरे नियम के अंतर्गत ता संबंधी नियम। अब हम चौथे नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत उसका चौथा नियम पढ़ेंगे, जो कि है माँ संबंधी विशेष नियम। अब माँ वर्ण से संबंधित जो विशेष नियम होता है, उसके अंतर्गत हम 3 बातें मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि माँ के बाद कौन से वर्ण आने पर वह किस रूप में बदल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि माँ वर्ण के बाद क, ग, च, त, द, प, भ अगर ये वर्ण आते हैं तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है, 5वां वर्ण हो जाता है। या अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है सिरोरे के ऊपर बिंदी आना, अनुस्वार हो जाता है। माँ का क्या हो जाता है, या तो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में वो बदल जाता है या फिर उसका अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि किस प्रकार से जो है माँ जो है वो उसी वर्ण के 5वें वर्ण में बदल रहा है या उसका अनुस्वार हो रहा है। हमने यहाँ पे पहला उदाहरण लिखा सम, धन, सार। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, सम, धन, सार। अब ये जो है माँ जो है वो किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, संसार। क्या हो जाएगा यहाँ पे, संसार, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम, सम, धन, पूर्ण, ये हमारा संधि विच्छेद शब्द है। लेकिन जब हम इसी को संधि शब्द में परिवर्तित करेंगे, यानी इसको हम संधि शब्द में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा संपूर्ण। क्या हो जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तीसरे, अगर मैं आपको तीसरा उदाहरण देती हूँ यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम, धन, कल्प, तो यहाँ पर जो है सम के बाद क आया तो वो किस में बदलेगा, या तो वो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा या फिर किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। तो यहाँ पर बदला संकल्प। क्या लिखा हमने, संकल्प। ठीक है, और इसी के बाद जो है मैं चौथा उदाहरण दे देती हूँ आपको। हमने यहाँ पर लिखा सम, धन, तोष। तो ये जो माँ है ये उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल रहा है या फिर वो अनुस्वार में बदल रहा है, तो ये हो जाएगा संतोष। क्या हो जाएगा, संतोष। ठीक है, अब हम माँ संबंधी जो है वो दूसरा नियम मैं आपको बताती हूँ। ये भी पहले नियम के अनुसार ही है, वैसे ही है कि माँ के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह ये वर्ण आते हैं तो माँ जो है सदैव किस में रहता है, अनुस्वार में रहता है। किस में रहता है, सदैव अनुस्वार में रहता है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ। उदाहरण हमारे बहुत ही सरल है। हम यहाँ पर लिखेंगे सम, हमने क्या कहा, सम, धन, योग। तो ये जो है माँ जो है वो हमेशा अनुस्वार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा, ये संयोग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम, धन, रक्षक। तो क्या हो जाएगा, संरक्षक। क्या हो जाएगा, संरक्षक। ये चीज यहाँ पर इस तरीके से अंक की जो हमारी ये बिंदी है, यानी शिरोरेखा के ऊपर जो अंक की बिंदी लगती है, अंक, ठीक है, उस प्रकार से जो है हम इसका उदाहरण समझ सकते हैं। तीसरा जो माँ के संबंध में तीसरी जो विशेषता है कि माँ वर्ण के बाद यदि माँ ही वर्ण आता है, माँ वर्ण के बाद
यदि मा ही वर्ण आता है तो द्वित्व व्यंजन यदि आधा मा और पूरा मा में वो परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है? उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा सम धन मुख, अब हम क्या कह रहे हैं कि माँ के बाद अगर माई आता है तो वो द्वित्व व्यंजन में बदल जाता, तो यहाँ हो जाएगा सम्मुख। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सम्मुख शब्द बन जाएगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। सम धन मिश्रण। अब आप देखिए, सम धन मिश्रण, समान मिश्रण। सम का मतलब होता है एक समान, मिश्रण का मतलब होता है मिलाना। एक समान किसी चीज को हम समान मात्रा में मिलाते हैं, उसी शब्द को कहते हैं सम्मिश्रण। तो ये हो जाएगा सम्मिश्रण। अब कैसे बनेगा? सम्मिश्रण। इस प्रकार से हम इस शब्द को लिखेंगे। तो ये तो थे हमारे व्यंजन संधि के चौथे नियम के अनुसार मा वर्ण संबंधी नियम। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम व्यंजन संधि के नियम के अनुसार पांचवा नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए कि व्यंजन संधि के अंतर्गत जो हमारा पांचवा नियम है वह है कि जब स्वर के बाद छ वर्ण आता है, कौन सा वर्ण आता है? छ वर्ण को, तो वह आधा च और छ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वो इस वर्ण में बदल जाता है, आधा च और छ। अब कैसे बदल जाता है? यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जब स्वर के बाद छ होगा तो वो जो है छ वर्ण के बाद कोई भी स्वर कितने होते हैं? हमारे 11 स्वर होते हैं। 11 स्वरों के बाद अगर छ वर्ण आ गया तो वह आधा च और छ में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है, हमने यहाँ पर लिखा अनु, अनु धन छेद। अब हम अनुधन छेद, अनु उ, यहाँ पर किसकी ध्वनि आ रही? उ वर्ण की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो इस उ वर्ण के बाद अगर छ का उच्चारण हो रहा है तो ये जो है ऐसे बदल जाएगा अनुच्छेद। किसमें बदल जाएगा? अनुच्छेद लिखा जाएगा ये। ठीक है, इसी के बाद एक और उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, वो है वी, वी धन छेद। अब आप देखिए कि वी धन छेद में वी, ई, छोटी ई का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर ई के बाद छ वर्ण आया तो ये जो है ये ऐसे लिखा जाएगा विच्छेद। क्या लिखा जाएगा? ये वर्ण विच्छेद लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पांचवा नियम जो है पूर्ण हुआ। अब हम छठे नंबर पे जो हमारा नियम लिखा हुआ है ये कह रहे हैं कि जब स से पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, आ के अलावा कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर होता है तो वह सा का सा हो जाता है। किस वर्ण में जो सा है हमारा वो श में बदल जाता है। अब कैसे बदलेगा? यहाँ पर उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। नंबर 1 पर है वी धन साध। अब आप देखिए कि वी के बाद जो है साध लिखा आया तो यहाँ पर आ जाएगा विषाद। सा से पहले जो है वो ई, आ और ई से कोई भी अन्य स्वर आया, यानी यहाँ पर ई वर्ण आया हमारा, तो सा से पहले ई वर्ण आने के बाद जो है जो ये सा है वो किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। ठीक है, और दूसरा हमारा उदाहरण है, यहाँ पे दूसरा उदाहरण ले लेती हूँ मैं, सु धन सुक्ति, सुधन सुक्ति। अब आप देखिए सुधन सुक्ति। अब आप देखिए कि सु उ और यहाँ पे साथ उ के बाद स का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा सुषुप्ति। क्या हो जाएगा? सुषुप्ति। आगे बात समझ में। अब आप यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए, सातवां जो हमारा नियम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री के बाद, इनके बाद क्या आने वाले र के आगे
अगर रा हो, अगर इनके बाद र के आगे अगर राही हो, राही वर्ण हो, तो ह्रस्व स्वर जो है वो दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर कौन से हैं? 7 स्वर होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर में वो बदल जाते हैं। अब कैसे बदल जाएंगे? उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। उदाहरण में नंबर 1 पर है निर। क्या कहा मैंने? निर, ठीक है। निर धन रस। क्या कहा हमने? निर धन रस, अर्थात जो ये वर्ण है वो ऐसे बदल जाएगा नीरस। ये क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो ह्रस्व स्वर है वो किस में बदल जाते हैं? दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। निर, क्या उदाहरण दे रही हूँ मैं? निर धन रोग। क्या हो गया? निरोग। यहाँ पर जो ई है छोटी नी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी नी अर्थात दीर्घ स्वर में बदल जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा निरोग, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो 7वां नियम हुआ। अब 8वां नियम जो है कि न वर्ण का अणा हो जाना। अणा अब कैसे हो जाना? उदाहरण यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। उदाहरण में हमने सबसे पहले उदाहरण दिया आपको परिधन नाम। क्या कहा हमने? परिधन नाम। तो आप देखिए कि जो ये ना है ये अणा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अणा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा संधि शब्द हो गया वो हो गया परिणाम। क्या शब्द हो गया हमारा? परिणाम शब्द हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है भूष। क्या है? भूष, ठीक है। भूष धन अन। तो आप देखिए कि ये जो ना वर्ण है हमारा, ये जो ना वर्ण है ये अणा में बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा? भूषण। भूषण लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि व्यंजन संधि के जो है वो हमने 8 नियमों की जानकारी यहाँ पे प्राप्त की, और मैं अपने अगले वीडियो में आपको विसर्ग संधि के बारे में समझाऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।